गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत है। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, विच इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे बॉडी में। तो जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें मैंने ये सब डिस्कस किया था। हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था और ये सब पढ़ा था। आज हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे एक्सचेंज होता है और किस तरीके से बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर आप मुझे चाहते हैं कांटेक्ट करना तो दिस इज़ माय ईमेल आईडी, यू कैन फॉलो मी एट दिस इंस्टाग्राम लिंक। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के पीडीएफ देखना तो आपको इस टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। और अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स को भी देखना है तो उस सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। वाइल ज्वाइनिंग चेक द स्पेलिंग। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा। हमने ये देखा कि हार्ट जो है, हार्ट का क्या क्या स्ट्रक्चर है। हार्ट के अंदर जो 2 चेम्बर्स हैं उसको एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले 2 चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। हार्ट की लेफ्ट साइड होती है, हार्ट की राइट साइड होती है। हमने पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स के बारे में देखा। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों ही एक्सेप्शंस हैं। फिर हमने आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये देखा। कैपिलरीज क्या होती है ये हमने देखा। हमने ये देखा कि ब्लड फंक्शन कैसे, हार्ट फंक्शन कैसे करता है। हमने ब्लड के कॉम्पोजिशन को भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। तो आज हम जो है इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने देखा सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, हार्ट कैसे पंप करता है। हार्ट जो होता है पूरा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज एंड हाइड्रा। ये 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। उनके पास हार्ट नहीं है, उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है। उनकी बॉडी के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं। तो उनके केस में किस तरीके से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से एक्सचेंज होती है उनके बॉडी में, ये हम देखेंगे। तो ये जो हैं हाइड्रा भी और जो ये स्पॉन्जेस, ये दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए। ये देखिए, ये स्पॉन्जेस है और ये हाइड्रा है। तो ये दोनों पानी में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फूड होता है और जो ऑक्सीजन होता है इनकी बॉडी में कैसे एंटर करता है? वाटर के साथ। जैसे ही पानी एंटर करता है उसी के साथ साथ फूड और ऑक्सीजन भी इनके जो पानी के अंदर मिक्स होता है वो भी इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जो वाटर है उसके अंदर ऑल्सो कैरीज द CO2 एंड अदर वेस्ट। सिमिलरली जब पानी इनके शरीर से बाहर निकलता है तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये इनकी बॉडी में पानी के साथ साथ ये सारा काम होता है, पानी इनसाइड इनटेक और पानी रिलीज करना। ओके, फिर हम बात करते हैं, अब हम आ गए हैं एक्सक्रीशन के ऊपर। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव किया जाता है। हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी से वो सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाएगा। इस प्रोसेस को हम जो है क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। जब हमारी बॉडी यूज़ करती है फूड को, वाटर को, एयर को, तो इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। तो उनको हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है, तो जो हार्मफुल गैस निकलती है। उसी तरीके से पानी पीते हैं, जो पानी का जो अच्छा कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जो खराब कंपोनेंट है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो वो सारे को क्या कहते हैं? हम वेस्ट कहते हैं। ओके, वेस्ट मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से ना रिमूव हो, अगर हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जो हमारे उत्सर्जन तंत्र जिसको कहते हैं, वो अगर ख़राब हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर से ये सारे वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होंगे और हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। मतलब उनका जहरीला जो नेचर है उन टॉक्सिक मटेरियल्स का, वो काम करना शुरू कर देता है और हमारी बॉडी को बहुत हार्म होता है। ठीक है, दीज पॉइजनस सब्सटेंस इफ गेट मिक्सड विद ब्लड दे बिकम फेटल। मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए अगर यूरिया हमारी बॉडी से क्लीन ना हो तो पर्सन जो है
उसके ब्रेन डैमेज हो जाता है उसको और डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। ओके, कैसे होती है हम अभी डिस्कस करेंगे। इसलिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी को मेंटेन करने के लिए। जो वेस्ट मटेरियल है विच इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी, उसमें क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके अंदर यूरिया होता है, उसके अंदर स्वेट होता है जो पसीना निकलता है हमको। ये सारे क्या है? हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है। अब एक बार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बेसिकली सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमारी किडनीज प्ले करती हैं। तो ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जो आप एक बार देखिए। ये किडनीज होती हैं हमारी दो। देखिए ये क्या है? हमारी अयोटा। मैंने आपको बताया था अयोटा क्या थी? सबसे बड़ी आर्टरी थी जिसका ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती थी। वेना क्या हुआ क्या थी? सबसे बड़ी वेन थी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती थी। कहाँ पे? हार्ट के चेम्बर में। ओके, ये दोनों देखिए, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन के थ्रू किडनी में जाता है। देखिए रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड सारा किडनी में चला गया और किडनी के अंदर जो होता है ये फिल्ट्रेशन होती है, फिल्टर होता है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फिल्टर की तरह लगे होते हैं, ये समझ लीजिए सेल्स होती हैं छोटी छोटी। वो जो होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। वो फिल्टर होगा ब्लड यहाँ पे, जो भी उसका गंदा जो चीज़ है वो सब यहाँ आ जाएगा यूरेटर के थ्रू, और जो ब्लड वाला पार्ट है वो वापस वेन्स में भेज देंगे। और वेन्स कहाँ ले जाएंगी? वेन्स उसको फिर से हार्ट में ले जाएंगी। हार्ट उसको कहाँ लेके जाएगा? हार्ट उसको लेके जाएगा, भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में, और एक्सचेंज हो जाएगी CO2 और फिर हम सांस लेंगे, फिर ऑक्सीजन वाला रिच ब्लड बन जाएगा। आप इसको ना अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। ये जो मैंने आपको बार बार डायग्राम्स दिखाए हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, देन यू विल बी थ्रू विद दिस टॉपिक। आपको एकदम लाइफ लॉन्ग समझ में आ जाएगा ये। फाइन, तो फिर ये यूरेटर के थ्रू यहाँ पे आ गया और फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया और फिर यूरिन के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से निकल गया। एक यूरिन के थ्रू निकल गया, ऊपर लंग्स में CO2 निकल गया, और जो बाकी वेस्ट बचा वो स्वेट के थ्रू निकल रहा है। ओके, और जो खाना हम खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फीसिस के थ्रू वो निकल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या से हो रहा है ये। The waste material are removed from the body different organs of the body like lungs कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर रहे हैं, किडनी के थ्रू बेसिकली यूरिया निकल रहा है, और स्वेट ग्लैंड्स, इन सब के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। These parts or organs of the body that are involved in the process of excretion are called excretory system। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो ह्यूमंस का, उसमें क्या होता है? जो यूरिया है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया बनता है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी करना है। एक्चुअली ये सारा का सारा चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट था, और इनफैक्ट लास्ट 2-3 चैप्टर्स जो अभी आ रहे हैं, आ चुके हैं और जो आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, फिर सर्क्यूलेटरी, ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इजी तरीके से समझाऊँ, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा। जैसे कि यूरिया, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? यूरिया। फिर क्या होता है? जैसे फिश के अंदर अलग होता है, बर्ड्स के अंदर अलग होता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में क्या है? यूरिया इज द मेजर प्रोडक्ट रिलीज्ड इन अवर बॉडी। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स। जो हम प्रोटीन्स खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो यूज नहीं होता, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है लिवर के थ्रू ये बनता है यूरिया। ओके, इट इज पॉइजनस। यूरिया बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, विच मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यूरिया फ्रॉम ब्लड इज रिमूव थ्रू किडनी। तो यूरिया जो है किडनी के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो आप इसमें कोरिलेशन में मैं आपको बता रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर हमारा लिवर ठीक से काम करना, फंक्शन ना बंद कर देता है, तो हमारे इस यूरिया के जो प्रोसेसिंग है ना उसके अंदर भी फ़र्क पड़ जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन बनना शुरू हो जाता है। ओके, ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। हम जब लिवर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी आप जितना मैं बता रही हूँ उसको समझते जाइए। Therefore, the kidney is the main excretory organ in our body. The urea and the other unwanted salts, when dissolved in water, form a yellowish liquid जिसको हम यूरिन बोलते हैं। किडनीज के थ्रू जो एक्सेस में यूरिया हमारी बॉडी में बन रहा है वो भी निकल जाएगा। अगर सॉल्ट्स कुछ ऐसे हैं जो हमने ज़्यादा खा लिए हैं वो भी निकल जाएंगे। ज़्यादा अगर पानी पी लिया जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो भी निकल जाएगा। तो ये सब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और अगर आपने कम पानी पिया, आप नोटिस करिएगा जब आप कम पानी पीते हैं तो यूरिन भी कम आता है, क्योंकि बॉडी उतना ही पानी बाहर निकालेगी हमारे शरीर से जितना कि उसको ज़रूरत है। अगर पानी कम पी रहे हैं तो बॉडी उसको
यूज़ नहीं, मतलब उसको निकालेगी नहीं बाहर। और अगर आप कम पानी पीते हैं तो अगर यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है तो यूरिया भी बॉडी से फिल्टर आउट नहीं होगा। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी से पॉइजन टाइमली बाहर निकलते रहे। अगर कम पानी पियेंगे तो सबसे क्या पॉइजनस यूरिया हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, विच इज़ वेरी वेरी पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। तो अब हम बात कर रहे थे यूरिन की। तो यूरिन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2.5% यूरिया, 2.5 अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड 95% वाटर होता है यूरिन में। अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पर डे पास करता है। इसकी क्वांटिटी डिफर कर सकती है, मैंने वही बताया, पानी के इनटेक के ऊपर। द एक्सक्रीटरी सिस्टम collects the urine and remove it. The excretory system of the human being consists of 2 kidneys, 2 ureters and bladder and urethra. ये होता है। तो हम excretory system को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या है इसमें, किडनीज है, मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 किडनी है। पोजीशन देखिए आप इसकी, ये क्या थी हमारी रिब्स केज, ये रिब केज था। इसके पीछे मतलब हमारी कमर की तरफ, आगे की तरफ नहीं होती है किडनी, कमर की तरफ से उसको अप्रोच करना, कमर की तरफ से अगर किडनी को पकड़ना ज़्यादा आसान रहता है तो यहाँ पर होती है, देखिए। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो, ये तो क्या थी, अयोटा थी और ये वेना केवा थी, ये किडनी के साथ अटैच है। और ये यूरेटर्स है, यूरेटर्स मतलब जो भी किडनी ने फिल्टर किया यूरेटर्स के थ्रू इधर आ गया। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे इकट्ठा होता है यूरिन। और ये यूरेथ्रा है, इसके थ्रू पास ऑन हो जाता है बाहर, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर, ये किडनी है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो ही फिल्टर करने का काम करते हैं। तो अब आप देखिए, किडनीज की बात कर रहे थे हम, तो किडनी आर कॉल्ड मैजिक फिल्टर्स, क्योंकि ये बिल्कुल मैजिकली फिल्टर कर देती हैं हमारे ब्लड को। तो किडनी किस शेप की होती है, बीन शेप की, जैसे बीन्स बनी होती है ना राजमा की तरह, उस वैसी होती हैं। छोटी नहीं होती उतनी, उतनी बड़ी होती हैं, 4 इंचेस की होती है। प्रेजेंट एट द बैक ऑफ अवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट, जो हमारी कमर होती है उससे बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर होती है किडनी। आपने देखा ना, ये पोजीशन देखा आपने, कमर से थोड़ी सी ऊपर। तो क्या है, बीन शेप की है, 4 इंचेस लॉन्ग है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स जा रही हैं बहुत सारी, ऑब्वियसली ब्लड को फिल्टर कर रही है तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर गए हुए हैं बहुत सारे। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किडनी के अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, आपको किसी एक पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये किसकी सेल है, ये नेफ्रॉन्स अगर बात कर रहे हैं तो किडनी की सेल है ना। लिवर की सेल का कुछ और नाम होता है, हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होती है, और ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन की सेल्स का अलग नाम होता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो। तो जब ब्लड आता है, व्हेन ब्लड कंटेनिंग यूरिया, यूरिया कैसे बन रहा है हमारी बॉडी में, वो हमारी प्रोटीन के डाइजेशन से बन रहा है। अनयूज्ड जो प्रोटीन्स हैं वो यूरिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब ब्लड के अंदर यूरिया है एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पासेस थ्रू दीज नेफ्रॉन, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स द यूरिया। वो ब्लड उसके अंदर से जाता है तो उसमें से वो यूरिया और जो एक्सेस एनवर्ड जो हमें चाहिए नहीं हमारी बॉडी को, उनको निकाल लेता है। और वो कहाँ डाल देता है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। The urine thus formed by each kidney then passes through ureter and to the urinary bladder. The urine is stored in urinary bladder for some time and at regular interval it is removed through the opening at the end of the tube called urethra. वो हमारा urinary bladder है जिसके अंदर स्टोर होता है। देखिए, ये यहाँ से किडनी से फिल्टर हुआ, ये ट्यूब के थ्रू क्या सा, यूरेटर, ये ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू कहाँ पे आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से पास ऑन हो गया। कई बार जो आप किडनी स्टोन्स की बात करते हैं, किडनी स्टोन्स कहाँ पे आके फंस जाते हैं, वो इस यूरेटर के अंदर आके फंस जाते हैं, फिर जो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं, जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। ओके, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू चला जाएगा। और इस जो प्रोसेस होता है इजेक्शन को, उसको मिक्चुरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। यूरिन पास जो हम करते हैं, जो यूरिन का जो ब्लैडर है, ब्लैडर कंट्रोल है, वॉलेंट्री है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इनवॉलेंट्री होता है, बाकी एज के साथ साथ ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे हमारी वॉलेंट्री मसल कंट्रोल होता है, मतलब उसको हम अपने आप रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स में, वो इनवॉलेंट्री मसल है। कार्डियक मसल भी हमारी इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी खुद की विल से काम नहीं करती है, वो हमेशा काम करती रहेगी। बट जो हमारी यूरेथ्रा की जो मसल्स है वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। The opening of urinary bladder is controlled by the ring of muscles called the bladder sphincter. When the bladder becomes full, the urine
विद यूरिन दिस ब्लैडर स्फिंक्टर ओपन्स एंड अलाउज द यूरिन्स टू फ्लो आउट। ओके, तो ये यूरिनरी स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं, मतलब वो रोकती हैं, है ना, वो रिंग शेप की मसल्स हैं। ये तो था यूरिया का फिल्ट्रेशन। अभी आपने देखा हमारी बॉडी से कैसे फिल्टर हुआ, ये हमने डायग्राम देखा कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स सारी आ रही हैं और हमारी किडनी में ब्लड आ रहा है, ब्लड के अंदर से यूरिया निकाल लिया, सॉल्ट्स निकाल लिए, एक्सेस में पानी है वो भी निकाल लिया, और उसको कहाँ पे लेके चले गए, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और रिमूव हो गया। ये तो था यूरिया वाला पार्ट, एक टॉक्सिक सब्सटेंस का। दूसरा फिर पार्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज हो रही है ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कैसे हो रहा था, ब्लड था, हार्ट से ब्लड ने उठाया ऑक्सीजन, वो पूरी बॉडी में पहुंचा दिया, वो यूज़ हो गया, वहाँ से उठा के लेकर आए, फिर हार्ट में लेकर आए, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वेन्स लंग्स में पहुंचा दिया, और फिर एक्सचेंज हो जाता है। तब इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन। The food is broken down during the respiration to release energy and release carbon dioxide as a byproduct. This CO2 is removed from our body by the lungs during exhalation. ये मैंने आपको समझा दिया, लंग्स के पास जाएंगे और जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो लंग्स जो हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे, रिमूव किसको करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कैसे होती है, लंग्स के थ्रू ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ओके, इसलिए लंग्स ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो किडनीज भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, लंग्स भी। लंग्स उसके साथ में किस वाले ऑर्गन उससे जुड़े हुए हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ भी जुड़े हुए हैं। और क्या है, वो खुद का जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो एक चीज़ आप समझिए, हम एक एक करके सारे सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जाइए लेकिन साथ में को रिलेशन करते जाइए। मैं भी आपको को रिलेशन बता रही हूँ साथ साथ, एक एक सिस्टम को आप आइसोलेट करके तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट साथ में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके भी हमको पढ़ना है। ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हमारे बॉडी के, अलग अलग से काम नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ के। रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी के साथ जुड़ा हुआ है, सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी सर्कुलेटरी के साथ जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। फिर बात आती है थर्ड चीज़, स्वेट। स्वेट कैसे रिलीज होता है, स्वेट क्या होता है, ये लिक्विड वेस्ट होता है हमारे बॉडी का, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर स्किन। स्वेट में क्या होता है, वाटर होता है और अनवांटेड सॉल्ट। अगर हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट, यूरिया भी होता है स्वेट में रिलीज, यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट एंड वाटर, ये सब रिलीज होते हैं। समर्स में हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि इवेपोरेट हो जाएगा वो स्वेट। वो हमारी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है हमारी बॉडी, हमारी अपने अंदर क्या करती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है एनवायरनमेंट में, हमें स्वेटिंग होती है, और वो स्वेटिंग जैसे ही इवेपोरेट होगी, जब वो उड़ जाएगा हमारा पसीना, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। ओके, कूलिंग इफेक्ट के लिए। मेजर फंक्शन क्या है स्वेट के, एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट और यूरिया को रिमूव करता है, और दूसरा कूलिंग करता है। फिर बात करते हैं, एक प्रोसेस होता है डायलिसिस। डायलिसिस कब होता है, डायलिसिस प्रोसेस तब किया जाता है जिस पर्सन की किडनीज फेल हो जाती हैं, उसकी किडनी काम नहीं कर रही। अब हमने देखा कि भाई किडनी क्या रिमूव करें, यूरिया। हमने जान लिया यूरिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। अगर किसी इंसान की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं तो समझ लीजिए उसकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यूरिया बहुत टॉक्सिक है, वो तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आर्टिफिशियली हम एक मशीन यूज़ करते हैं, जिसमें कि पर्सन जो होगा, जिसका किडनी फेलियर हुआ है, उसको डायलिसिस के थ्रू उसकी ब्लड को उस मशीन में से पास करा के फिर से उसको चढ़ाते हैं। क्या रिमूव कर देते हैं उसमें से, यूरिया बेसिकली रिमूव करके, और टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करके दोबारा से उसको चढ़ाया जाता है। तो ये एक डायग्राम है आपको, आप क्योंकि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ गए, सर्कुलेटरी भी समझ गए, आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये एक पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हुई है, ये देखिए इसका ब्लड निकाला, ये ब्लड निकाला, इसका ब्लड को निकाल के उसके अंदर हेपैरिन डाला। हेपैरिन क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि इसको क्लॉट नहीं होने देगा, ये डाला। और ये डायलाइज़र है, ये मशीन के अंदर डाला और इसके अंदर से ये सब निकाल लिया यूरिया। ओके, ये सब निकाल के फिर क्या किया, ये देखो दोबारा से इसको ये ब्लड हमने चढ़ा दिया। तो ये प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, 2-4 घंटे लग जाते हैं इसमें, खून निकल रहा है धीरे धीरे।
और ये निकल निकल के पूरा फिल्टर कर करके इसको वापस चढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ये प्रोसेस जो है आर्टिफिशियली, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी का काम कौन कर रहा है, किडनी का काम मशीन कर रही है। तो किडनी का काम मशीन कर रही है एंड ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो डायलिसिस कब करते हैं, नॉर्मल फंक्शन करती है किडनी, तब नहीं करते व्हेन जब कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन, तो यूरिया को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यूरिया क्या है, टॉक्सिक है। ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनकी किडनी फेलियर हो गई एंड कैन नॉट सर्वाइव अनलेस दिस ब्लड इज फिल्टर्ड, तो उनको आर्टिफिशियल किडनी मशीन की वजह से के साथ उनका ब्लड जो है फिल्टर किया जाता है। जो ये प्रोसेस है यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट, इसको हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। फाइन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है ऐसे पेशेंट, ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि हर 2-4 दिन के बाद पर्सन को जैसे यूरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको उसके कॉम्प्लिकेशन आने लग जाएंगे, तो हर 2-4 दिन के बाद, हफ्ते भर के बाद उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। जितनी उसकी किडनी फेल हुई है, कितना काम कर रही है उसकी किडनी, बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो फिर उसको रेगुलरली जाना पड़ेगा हर 2-3 दिन में। तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए होता है डायलिसिस के पेशेंट का, तो क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट, उसको एक नया किडनी लगाना पड़ेगा किसी डोनर से लेके। फाइन। तो आप समझ गए होंगे कि डायलिसिस क्या होता है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम था पूरा जो हमने पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है, यूरिया एक्सचेंज हो रहा है, और स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट, वाटर, ये सब एक्सचेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं अदर एनिमल्स। ये तो था ह्यूमन बींग्स, अब हम अदर एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो दूसरे के एनिमल्स हैं उनके अंदर भी एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी की तरह। The way in which waste material are removed from the body of animal depends upon the availability of water. Okay, कितना पानी अवेलेबल है, जैसे हम पानी पीते हैं, कुछ लोग पानी के बीच में ही रहते हैं। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका एक्सक्रीशन का तरीका कैसे होगा। हम लोग हैं यूरिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिन के थ्रू। अब फिश क्या करती है, फिश जो है एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहती है, तो वो क्या क्या एक्सक्रीट करती है, अमोनिया। ये सारी चीज़ें ना आपको समझनी पड़ेंगी। इस स्लाइड के बाद आप झट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि हम क्यों करते हैं यूरिया, क्योंकि हम पानी पीते हैं। फिशेस जो होती हैं एक्चुअली पानी के बीच में रहती हैं, इसलिए वो अमोनिया सिक्रेट करती हैं एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। द अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन द गैसियस फॉर्म विच डायरेक्टली गेट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। वो क्योंकि पानी के बीच में ही है, तो वो गैसियस फॉर्म में अमोनिया रिलीज करती हैं। उनका वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उनका, तो वो अमोनिया रिलीज करती हैं। लैंड एनिमल जैसे कि लिजर्ड, बर्ड, स्नेक एक्सेट्रा, इनके पास और भी कम पानी अवेलेबल है, क्योंकि ये पानी पीने अगर आएंगे इतना फ्रीक्वेंटली तो दे कुड बी किल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा कम पानी मिलता है इनको। तो दीज एनिमल के क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के पैलेट वो भी। ठीक है, दीज आर वाइट कलर्ड सेमी सॉलिड एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स ऑफ सेवरल लैंड एनिमल्स। आप कभी भी देखना लिजर्ड को, बर्ड्स को, बर्ड की ड्रॉपिंग्स तो आपने देखी होगी, वो कैसी होती है, थोड़ी वाइट कलर की होती है, क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, क्योंकि वो बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो ये यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। फिशेज अमोनिया रिलीज़ करती हैं, हम लोग यूरिया रिलीज़ करते हैं। तो यूरिया इज़ द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ द एनिमल लाइक ह्यूमन, काउ, गोट एक्सेट्रा, क्योंकि वो यूरिन पास करते हैं, वो यूरिन के साथ उसको रिलीज़ करते हैं, तो इसलिए वो यूरिया रिलीज़ कर रहे हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आएगा। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या करते हैं, जो ये वाले सिंगल सेलुलर जो हैं ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, यूनिसेलुलर हैं। दे एक्सक्रीट देयर प्रोडक्ट एज रिमूवल बाय डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, यहाँ पे मान लीजिए 5 सॉल्ट पड़े हैं और बॉडी के अंदर 1 है, तो ये क्या होगा, इधर से इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर 10 सॉल्ट है और बाहर कम है, तो ये इधर से इधर रिलीज़ करेगा। तो डिफ्यूजन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू जहाँ पे भी एक्सेस होता है वहीं से एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। फाइन, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू कर देते हैं एक्सचेंज। फिर अब हम बात करते हैं, ये हमने सारे एनिमल्स की बात करी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं दे टेक अप वाटर। प्लांट्स को भी पानी चाहिए, हमें पता है, हमें पानी डालना पड़ता है प्लांट्स को। अगर हम खेती करते हैं तभी भी हमको फसलों को भी पानी देना पड़ता है। तो प्लांट्स टेक अप वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, ये हमने पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में बहुत सारे। अपनी रूट्स के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में पानी के साथ साथ मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, डिजॉल्व मिनरल्स को भी थ्रू देयर रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू देयर लीव्स, वो अपने पत्तों तक पहुंचा देते हैं।
द लीव्स use this water and mineral for synthesizing their food by the process photosynthesis. The food produced by green plant is transported back to all the parts of the plant body. ये हम जानते हैं photosynthesis होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. इसलिए क्लियर है कि प्लांट्स को भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. अब आप ये समझिए, जो प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब करते हैं तो कोई ना कोई ट्यूब्स तो उनके बीच में भी हैं, प्लांट्स के बीच में भी कोई ट्यूब्स लगी हुई हैं जिससे कि वो पानी को ऊपर पहुंचा रहे हैं, मिनरल्स को. तो हम उन्हीं ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे. प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. प्लांट्स रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. द रूट पोजेसेस लॉन्ग हेयर विच इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया. रूट्स जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे वो होते हैं, पतले पतले रूट्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उसकी वजह से सरफेस एरिया इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पानी और ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ये जो मिनरल्स है वो ऊपर कैसे पहुंचते हैं? मूव फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड स्टेम्स एंड लीव्स थ्रू ट्यूब लाइक टिश्यूज कॉल्ड जाइलम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था क्लास 6 में भी 7 में भी. जाइलम जो होता है, जाइलम एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है. जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है? पानी और साथ में पानी के अंदर डिजोल्व हुए हुए सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, वो सब प्लांट जो है एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचा देता है. जो एब्जॉर्प्शन होता है, फ्लो होता है, वो पूरा का पूरा जाइलम के थ्रू कॉन्टिन्यूसली होता रहता है. जाइलम टिश्यू जो होते हैं कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल है विच कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स. फाइन. तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करके पानी और न्यूट्रिएंट्स को उसने पहुंचा दिया. अब जो प्लांट्स ने खाना बनाया, ओके, फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, फिर वो क्या कर रहा है? वो जो खाना है उसको भी तो पहुंचाना है ना सब जगह पे. तो वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किससे होता है? वाटर एंड मिनरल्स किससे होता है? जाइलम से. ये क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वाटर और मिनरल कैसे जा रहे हैं? जाइलम के थ्रू. फूड मटेरियल कैसे जाएगा? फ्लोएम के थ्रू. दूसरी जो ट्यूब्स होती हैं उसको फ्लोएम बोलते हैं. इसका नाम रट लेना आप, 4-5 बार आप जाइलम फ्लोएम बोलेंगे तो याद हो जाएगा. फाइन. जो फूड मैन्युफैक्चर होता है लीफ में, ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो कैसे करते हैं? फ्लोएम के थ्रू. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ये जो प्रोसेस है इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं. और वो किसके द्वारा होता है? कौन सी ट्यूब्स के द्वारा होता है? वो होता है फ्लोएम के द्वारा. तो फ्लोएम को समझ लीजिए आप प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. डाइजेस्टिव वाला जो ट्यूब्स होती हैं हमारी, मान लीजिए हमने ईसोफेगस के थ्रू खाया, है ना, और फिर स्टमक के थ्रू, फिर इंटेस्टाइन के थ्रू. तो ऐसे ही प्लांट्स में क्या होता है? फ्लोएम के थ्रू सारी बॉडी में फैल जाता है. और पानी किसके थ्रू फैलता है? जाइलम के थ्रू. तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स दैट आर नोन एज सीव ट्यूब्स. ये देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर. ये कट सेक्शन दिखाया गया है, ऐसे ट्यूब्स की तरह दिख रहा है आपको. और ये देखिए ये फ्लोएम, और ये बीच में क्या है? कैम्बियम. द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज टुगेदर फॉर्म द वस्कुलर बंडल और कंडक्टिंग टिश्यू. ये इसको हम वस्कुलर बंडल मतलब ट्यूब्स हैं और कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं. प्लांट्स इसके थ्रू जो है अपना पानी और अपना खाना इधर उधर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं. फिर हम बात करते हैं, एक प्रोसेस होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का. पहले भी बात कर चुके हैं, इस चैप्टर में फिर से बात कर लेते हैं. इवेपोरेशन जो होता है वाटर का, देखो नीचे से रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, नीचे से रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया. वाटर जो है स्टोमेटा, जो नीचे से जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. देखिए नीचे जब प्लांट होता है उसने रूट से एब्जॉर्ब किया वाटर और वो पत्तों तक पहुंच जाता है, पत्ते होते हैं यहाँ तक पहुंच जाएगा, और यहाँ से ये इवेपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में. ये हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं. तो ये जो इवेपोरेट होता है पत्तियों से, वो एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में दिखा भी चुकी हूँ. वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं पत्तियों के ऊपर, ऐसे नहीं दिखाई देते नेकेड आई से, आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखाई देंगे. तो वो स्टोमेटा होते हैं. द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन प्रोसेस फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस एन अपवर्ड पुल कॉल्ड सक्शन फोर्स. जो ये खींचता है प्लांट, ऊपर से इवेपोरेशन हो रहा है, नीचे से पानी खींच रहा है प्लांट, ऊपर से पत्तियों से इवेपोरेशन आता है, पूरा सक्शन बन जाएगा, पूरी एक चेन बन जाएगी. देखिए ऐसे मान लीजिए प्लांट है, नीचे से रूट से एब्जॉर्ब होगा कुछ, जाइलम फ्लोएम के थ्रू ऊपर गया, यहाँ पे पत्ते लगे हुए हैं, इसके थ्रू उड़ रहा है पानी, इवेपोरेट हो रहा है. तो एक सक्शन पंप की तरह काम करेगा ना, सक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा. दिस फोर्स पुल्स वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड्स थ्रू द स्टेम, ब्रांचेस एंड फाइनली टू लीव्स.
दो ट्रांसपिरेशन कॉज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, स्टिल इट इज नेसेसरी फॉर प्रोसेस फॉर प्लांट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, पानी उड़ जाता है पत्तों के थ्रू, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। किस लिए? एक तो एक सक्शन पुल, देखो ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जाइलम और जाइलम के थ्रू क्या जा रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है प्लांट्स में। तो ये जो ऊपर जाने वाली फोर्स है वो कहाँ से जनरेट होती है, वो फोर्स होती है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, स्टोमेटा से, क्योंकि पानी जैसे उड़ता है ना तो ही वो सक्शन फोर्स जनरेट होती है, सक्शन पुल, दैट कॉजेज ड्यू टू एवेपोरेशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से नीचे से पानी वो जो है इतनी हाइट तक ऊपर पहुंच जाता है। फाइन। दूसरा ये क्या काम करती है, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। प्लांट में भी तो कूलिंग इफेक्ट चाहिए, प्लांट को भी गर्मी लगती है, हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, स्वेटिंग। ऐसे ही प्लांट को भी गर्मी लगती है तो उसको भी कूलिंग इफेक्ट मिलता है ट्रांसपिरेशन से। नेक्स्ट क्या होता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ऊपर तक पहुंचता है जब उसके अंदर लीव्स के अंदर पानी, तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है। फाइन। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है हॉट सनी डेज में। इट हैपन्स बिकॉज द हीट फ्रॉम द सन मूविंग एयर कॉजेज इवेपोरेशन मोर, क्योंकि ज़्यादा पानी उड़ जाता है, उसका ज़्यादा गर्मी हो गई है। जैसे ही ज़्यादा पानी उड़ना शुरू करता है तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं प्लांट्स। तो ये सारा प्रोसेस है। तो इसीलिए जब भी आप किसी प्लांट को लगाते हैं अंडर मूविंग फैन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो इसकी रूट से होता है वो बढ़ जाता है। तो गर्मियों के मौसम में इसीलिए प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चैप्टर था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा कि किडनी कैसे फिल्टर करती हैं, यूरिया क्या होता है, यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया फिशेस एक्सक्रीट करती हैं, और बर्ड्स और जो लिजर्ड्स वगैरह हैं ये सारे के सारे यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। क्यों ऐसा होता है हमने इसके बारे में देखा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और आप इस चैप्टर में इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आई होप आप वो सब सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।